हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द पैथोफिजियोलॉजी मैराथन पार्ट 2। पार्ट 1 में जिस तरीके से हम लोग यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किए थे, पार्ट 2 में हम लोग यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, डायग्राम और फ्लो चार्ट की हेल्प से। जो भी स्टूडेंट्स पैथोफिजियोलॉजी का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। कीप योर नोटबुक रेडी, लेट्स स्टार्ट। यूनिट 2 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पहला, अर्थरोस्क्लेरोसिस। अर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन होना। कहाँ पे? आर्टरीज में, आर्टरीज के वॉल पे, जिसके कारण क्या होता है, जो आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है और जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होने से हमारे ऑर्गन्स, सेल्स तक ब्लड सही से नहीं पहुंच पाते और क्या कॉज होता है? इस्केमिया कॉज होता है। जिस भी रीजन में ब्लड फ्लो कम पहुंचता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, उस रीजन को इस्केमिक रीजन कहते हैं। चलिए डायग्राम से भी समझेंगे, पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? द बिल्डअप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस इन एंड ऑन द आर्टरी वॉल्स। इसी बिल्डअप को कहते हैं हम लोग क्या? प्लैक। प्लैक क्या है? फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन जो होता है आर्टरीज के वॉल पे, उसी को प्लैक बोला जाता है। ये जो प्लैक्स होते हैं ये आर्टरीज को नैरो कर देती है, नैरोइंग आर्टरीज, जिससे कि ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। इसके कुछ कारण है, जैसे कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है ब्लड में, बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं। अगर इसका लेवल ब्लड में ज्यादा है तो ये कॉज करेगा अर्थरोस्क्लेरोसिस। टोबैको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से, हाई ब्लड प्रेशर होने से और डायबिटीज के कारण अर्थरोस्क्लेरोसिस होने का चांस बढ़ जाता है। अगर हम इसको फिगर से समझे तो ये जो फिगर है पहला, ये है नॉर्मल आर्टरी। नॉर्मल आर्टरी जो होती है वो डायलेट होती है, उससे इजिली ब्लड फ्लो हो पाता है। लेकिन जो अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है उसमें क्या होता है, आर्टरीज के वॉल पे ये जो येलो येलो देख रहे हो आप, ये है फैट। फैट है, अदर सब्सटेंस है, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स है, ये मिलकर वहां पे इकट्ठा होके जम गए हैं आर्टरीज के वॉल पे, उसी को बोलते हैं प्लैक। इस प्लैक की वजह से बाद में कुछ और प्लैक्स बनते हैं। ठीक है, प्लैक बनता है तो फिर कुछ समय के बाद वहां पे और भी प्लैक का क्या होता है, ग्रोथ होता है। प्लैक सडन रप्चर हो जाता है, रप्चर होने से वहां पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते हैं, प्लेटलेट्स कलेक्ट होने लगता है और वहां पे क्या बना लेता है, क्लॉट बना लेता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हो, ब्लड क्लॉट बन गया। प्लैक तो है, प्लैक प्लैक के साथ साथ खून का जमा हुआ एक थक्का बन गया वहां पे, ब्लड क्लॉट। इस वजह से अब आप देख सकते हो ये जो आर्टरी का ल्यूमेन है, डायमीटर है, वो और भी कम हो गया, कंप्लीटली यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है ना। तो इस तरीके से आर्थरोस्क्लेरोसिस धीरे धीरे इसका प्रोग्रेशन होता है। पहले थोड़ा होता है, फिर बाद में ज्यादा हो जाता है, फिर रप्चर हो जाता है और फिर वहां पे क्लॉट बन जाता है। कारण मैं बता चुकी क्या है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या होते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज, बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज्यादा होने से, इनके वजह से इंडोथेलियल इंजुरी होती है। ठीक है, इंडोथेलियल इंजुरी होने से क्या होता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये हमारे आर्टेरियल वॉल के थ्रू ब्लड में एंटर करता है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में एलडीएल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये जो एलडीएल है ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो ब्लड ब्लड में एक सेल्स प्रेजेंट है, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स वहां पे पहुंचते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस भी क्या है, इम्यून सेल्स है। तो मोनोसाइट ही कन्वर्ट होता है मैक्रोफेजेस में। फिर मैक्रोफेजेस क्या काम क्या होता है, ये हार्मफुल सब्सटेंस को इंगल्फ करता है। तो यहाँ पे हार्मफुल क्या है, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। तो मैक्रोफेजेस क्या करेगा, इंगल्फ करेगा ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को। जब वो इंगल्फ करता है ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को तो फोम सेल का प्रोडक्शन होता है। फोम सेल्स फैटी स्ट्रीक बनाते हैं। फैटी स्ट्रीक बनने से स्मूथ मसल्स और कोलेजन का एक्यूमुलेशन होता है वहां पे, उस साइट पे
स्मूथ मसल्स और कोलेजन का एक्यूमुलेशन भी होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन जाते हैं उस एरिया में, उस आर्टरीज के वॉल के पास, जिससे कि आर्टरी क्या होती है, नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उसका डायमीटर कम हो जाता है। कम होने से जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और जिस भी ऑर्गन में ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता है वहां पे क्या कॉज होता है, इस्केमिया कॉज होता है। तो ये आपको पैथोफिजियोलॉजी में लिखना है। इसको सिंपल याद रखने के लिए आप एक लाइन में याद रखिए, आर्थरोस्क्लेरोसिस के कारण ब्लड फ्लो कम होता है और ऑर्गन इस्केमिया होता है, ऑर्गन इस्केमिया होने से सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है। अब इसका जो सिम्टम होता है ये कोई एक सिम्टम नहीं है, मतलब कि इसका जो सिम्टम है वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन में ब्लड सही से नहीं पहुंच पा रहे, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है। तो जो भी ऑर्गन अफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स दिखेंगे। जैसे कि अगर हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है सही से, क्यों ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है सही से, क्योंकि हार्ट में प्रेजेंट होती है कोरोनरी आर्टरी। अगर वहां पे प्लेक डिपोजिशन हुआ है, आर्टरी नैरो हो गई है, तो हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो क्या कॉज होगा, क्या सिम्टम दिखेंगे, चेस्ट पेन। ठीक है। उसी तरीके से अगर ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है सही से ड्यू टू आर्टरी ब्लॉकेज, कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन तक, कैरोटॉइड आर्टरी। अगर कैरोटॉइड आर्टरी में कहीं कोई प्लैक का फॉर्मेशन हो गया, क्लॉट बन गया है, तो ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएंगे, जिससे क्या सिम्टम्स दिखेगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है। लेग्स, अगर लेग्स में जो आर्टरीज है उसमें कोई ब्लॉकेज है तो उससे चलने में और पैरों में दर्द होना, चलने में सही से चल नहीं पाना, ये प्रॉब्लम दिखता है। किडनी में अगर सही से ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो किडनी काम नहीं कर पाएगा सही से, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा सही से, और ब्लड में फ्लूइड का रिटेंशन होगा, जिससे कि क्या होगा, हाइपरटेंशन कॉज होगा। ठीक है। किडनी में क्यों ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जो आर्टरीज किडनी तक ब्लड ले जाती है उसमें कोई ब्लॉकेज है। रेनल आर्टरी में कहीं कोई ब्लॉकेज है, कोई प्लैक का डिपोजिशन है, उस वजह से किडनी तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो किडनी सही से काम नहीं कर पाता है। जब किडनी सही से काम नहीं करता है तो उसके अकॉर्डिंग सिम्टम शो होते हैं पेशेंट में, जैसे कि हाइपरटेंशन होना। ठीक है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हार्ट में है तो हार्ट से रिलेटेड दवाइयां देंगे, ब्रेन में है तो ब्रेन से रिलेटेड रिलेटेड दवाइयां देंगे, लेग्स में है तो लेग से रिलेटेड देंगे, किडनी में है तो किडनी से रिलेटेड देंगे। ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक है। अगर हार्ट में ब्लड ले जाने वाली आर्टरी ब्लॉक है तो उस आर्टरी को ठीक करेंगे। ठीक है। स्टेंट वगैरह लगाएंगे। अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी ब्लॉक है तो उस आर्टरी को ठीक करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक है, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है। क्लियर। ट्रीटमेंट में पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकेशंस और रिवस्कुलराइजेशन। मतलब कि अगर सीवियर आर्टरी नैरो हुई है, मतलब ज्यादा ब्लॉकेज है, तो फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट लगाते हैं। ठीक है। या फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास भी करते हैं। अगर हार्ट में जो आर्टरीज है उसमें कहीं ब्लॉकेज है तो स्टेंट लगाते हैं, स्टेंट से काम ना हो तो फिर बाईपास सर्जरी भी करते हैं, जहाँ पे भी ब्लॉकेज है उसको कट करके उस आर्टरी को किसी और आर्टरी से अटैच कर देते हैं। तो ये बाईपास सर्जरी इस तरीके से किया जाता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है अवेलेबल, आप इसको याद कर लीजिए। एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके से आपको लिखना है। पहले आप डिफाइन करोगे क्या होता है अर्थरोस्क्लेरोसिस, फिर कॉज बताओगे क्या क्या कारण है, फिगर जो मैंने अभी आपको पीछे के स्लाइड्स में बताया वो फिगर बना देना अच्छे से। फिर आते हैं पैथोफिजियोलॉजी लिखोगे आप, देन फिर सिम्टम लिखोगे, फिर डायग्नोज लिखोगे। यहाँ पे छूट गया है मेंशन करना, डायग्नोज कैसे करते हैं कि अर्थरोस्क्लेरोसिस है, तो एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें कि कैमरा लगा होता है, कैथेटर इंसर्ट करते हैं आर्टरीज के थ्रू या वेंस के थ्रू, और उसको भेजते हैं जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वहां पे चेक करते हैं कैमरा के थ्रू, स्क्रीन पे देखते हैं, अगर कहीं पे कोई ब्लॉकेज है आर्टरी में तो वो दिख जाता है, उसके अकॉर्डिंग पता लगाते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, कितना है। तो एंजियोग्राफी वगैरह करते हैं, इससे डायग्नोज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद डायग्नोज के बाद फिर आप लिखोगे लास्ट में ट्रीटमेंट। यही पैटर्न आपको सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए फॉलो करना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 बाई 80 mm
HG। ठीक है, ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर आपको किसी भी पेशेंट में 140/90 mmHg दिखता है या फिर उससे ज्यादा दिखता है तो आपको समझ जाना है उसको हाइपरटेंशन है। क्लियर। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि पेशेंट को कभी कभी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। सिम्टम कब दिखता है? जब हाई ब्लड प्रेशर सीवियर हो। सीवियर हाइपरटेंशन में पेशेंट को सिम्टम्स दिखते हैं, अदरवाइज सिम्टम भी नहीं दिखता है। तो ये एक तरह का साइलेंट किलर के जैसा काम करता है। इसके कुछ कारण हैं, रिस्क फैक्टर है। तो दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं यहाँ पे, एक तो मॉडिफाइबल है, दूसरा नॉन मॉडिफाइबल है। दोनों में अंतर क्या है? तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो फैक्टर्स है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, जो आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो फैक्टर्स है जिसको आप बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा नॉन मॉडिफाइबल है। जैसे कि एज। एज के साथ हाइपरटेंशन का होना कॉमन है और इसको बदल नहीं सकते। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स होना, ठीक है, ये चेंज नहीं कर सकते हो, आपके कंट्रोल में नहीं है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे कि नमक बहुत ज्यादा कोई खा रहा है तो उसको कम कर सकता है, नमक इनटेक को कम करे। ओबिसिटी अगर है, इस वजह से अगर हाइपरटेंशन होता है तो भाई हेल्दी वेट को मेंटेन करना जरूरी है। स्मोकिंग अल्कोहल के कारण इसको बंद कर सकता है इंसान, या आपके हाथ में है, कंट्रोल में। फिजिकल इनएक्टिव, तो इसको एक्सरसाइज वगैरह से बदल सकते हैं। स्ट्रेस ज्यादा ना लो, अनहेल्दी डाइट्स फॉलो ना करें। अब चलते हैं ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का क्या पैथोफिजियोलॉजी है, किस तरीके से ये होता है। तो जब भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर डाउन होता है, ब्लड प्रेशर डाउन होने से ब्लड फ्लो कम होता है, ब्लड फ्लो ऑल्सो रिड्यूस। तो बॉडी तक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाने के कारण बॉडी उसको सेंस करता है और सिग्नल भेजता है, किसे? ब्रेन को। ब्रेन को सिग्नल भेजता है, ब्रेन इस प्रॉब्लम को कंपनसेट करने की कोशिश करता है। जो लो ब्लड प्रेशर है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेन क्या करता है? दो सिस्टम एक्टिवेट करता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये दो सिस्टम एक्टिवेट करता है और इस दो सिस्टम के हेल्प से ब्लड प्रेशर को वापस से बढ़ाया जाता है और बैलेंस किया जाता है। तो ये जो सिस्टम हो रहा है हमारे बॉडी में, ये जरूरी है होना। ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये सिस्टम अपने आप ही हमारे बॉडी में फॉलो होंगे और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इस तरीके से ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाएगा। बट ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू हो तो ब्लड प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा, है ना। और क्या कॉज होगा? हाइपर टेंशन। ठीक है, इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, ब्रेन सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, रास की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये दोनों सिस्टम जब एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्लियर। दूसरा क्या होता है? रेनिन सोडियम वाटर का रिटेंशन होता है। रास की वजह से रास एक्टिवेट होता है तो ये अफेक्ट करता है किसको? किडनी को। किडनी पे अपना एक्शन शो करता है। किडनी से क्या होता है? सोडियम वाटर का रिटेंशन होता है। रिटेंशन का मतलब होता है कि बॉडी में ही उसको स्टोर करना। सोडियम वाटर को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने नहीं देता है किडनी, और उसको ब्लड में भेजता है। सोडियम और वाटर को ब्लड में स्टोर करवाता है। ब्लड में स्टोर होने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, और पेरिफेरल मतलब कि सेंट्रल जो पार्ट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसको छोड़कर जो अदर हमारे वेसल्स है, हाथ पैर के जो वेसल्स है, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ठीक है, तो जो हाइपर टेंशन है, सॉरी, जो ब्लड प्रेशर है, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? एक तो कार्डियक आउटपुट पे, और दूसरा पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस पे। पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस होता है। वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इस तरीके से बॉडी में ये सिस्टम फॉलो होता है जब भी ब्लड प्रेशर बॉडी में डिक्रीज होता है। तो ये सिस्टम सही है, जरूरी है होना, लेकिन ब्लड प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होने के कारण इंडोथेलियल वस्कुलर डैमेज होता है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होने लगता है और डैमेज होने के कारण कुछ ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं, जैसे कि हार्ट का जो वेसल्स है वो डैमेज होता है तो हार्ट डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है और आईज डैमेज होता है। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी को ज्यादा है तो उसका आगे चल के उसके कौन कौन से ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनी और आईज। इस तरीके से आपको पैथोफिजियोलॉजी में लिखना है। देन चलते हैं सिम्टम्स। तो कुछ सिम्टम्स है जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वैसे तो कोई सिम्टम नहीं दिखता है पेशेंट में, बट अगर सीवियर हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो कुछ सिम्टम्स दिखेंगे जैसे हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, फैटिग, थकान फील होना, पाल्पिटेशन मतलब हाफना, नोज ब्लीडिंग। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर लंबे समय तक ब्लड प्रेशर है किसी पेशेंट को तो उसका वेसल्स डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होंगे। कौन कौन से ऑर्गन, हार्ट डैमेज हो सकता है, ब्रेन, किडनी और आईज। क्लियर है। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो जब भी ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ता है या घटता है तो उसको डायग्नोज टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। ठीक है, और एक बार नहीं नापते, रिपीटेड वे में नापते हैं जिससे क्लियर हो जाता है कि उसको हाइपरटेंशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप डायग्नोस में लिख सकते हो। ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो पहला तो लाइफस्टाइल चेंज करना। अगर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो उसको हेल्दी करना। सॉल्ट कम यूज करे, हेल्दी डाइट फॉलो करे, एक्सरसाइज करे, वेट को मैनेज करे, है ना, हेल्दी वेट मेंटेन करे, स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल यूज ना करे। ये सब इस तरीके से लाइफस्टाइल को चेंज करके ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर। अब आते हैं, कुछ ड्रग्स अवेलेबल है। जब किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है तो कुछ ड्रग्स हमेशा देना पड़ता है, उस पेशेंट को हमेशा ही कंटिन्यू ड्रग्स लेना पड़ता है। एक बार खाए, दो बार खाए या एक सप्ताह खाए, एक महीना खाए और सोचेंगे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन है वो ठीक नहीं होता, दवाइयों से सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले, उसको कंटिन्यू बेसिस पे दवाइयां लेनी पड़ती है। कुछ दवाइयों के नाम याद कर लें, जैसे कि ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायोरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर। डायोरेटिक्स को वाटर पिल्स भी कहते हैं, वाटर पिल्स भी कहते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन ना होने देना बॉडी में, ब्लड में, और ज्यादा से ज्यादा सोडियम वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सक्रीट आउट करवाना यूरिन के थ्रू, ताकि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम रहे। ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कम रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं। खैर, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है, आप बस इन ड्रग्स को याद कर लो, सिंपल। अब चलते हैं हम लोग आगे के स्लाइड्स में। नेक्स्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट डिजीज वो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इन शॉर्ट इसको CHF भी कहते हैं। और ये होता क्या है अब समझते हैं। हार्ट फेलियर नाम से पता चल रहा है, हार्ट फेल हो चुका है। जैसे कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हो तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, मतलब कि स्टूडेंट ने अपना काम सही से नहीं किया, स्टूडेंट का काम था पढ़ना और वो पढ़े नहीं है सही से, तो वो फेल होंगे। उसी तरीके से हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना और पूरे बॉडी तक सप्लाई करना। अब वो अगर ये काम सही से नहीं कर पाता है, मतलब वो अपना काम करने में फेल हो चुका है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हार्ट फेलियर। ठीक है, अब एक और वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, कंजस्टिव। बोले तो कंजेशन। कंजेशन का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना किसी बॉडी पार्ट में। ठीक है,
अगर लंग्स में एक्यूमुलेट हो रहा है तो लंग्स कंजेशन, किसी जैसे पैरों में अगर लेग्स में हो रहा है तो लेग्स कंजेशन। इस तरीके से जो भी बॉडी पार्ट में होता है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, उसको बोलते हैं हम लोग, मेडिकल टर्म यूज करते हैं उसके लिए क्या, कंजेशन। तो इस डिजीज में आप देखोगे कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा कहाँ पे, लंग्स में और लोअर बॉडी पार्ट में जैसे कि लेग्स में। अभी हम लोग देखेंगे आगे। खैर फिलहाल यहाँ पे हम समझते हैं इसके डेफिनेशन को। डेफिनेशन में क्या लिखना है आपको, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन इन विच हार्ट कैनॉट पंप सफिशियंट ब्लड। हार्ट ब्लड को सफिशियंट अमाउंट में पंप नहीं कर पा रहा है टू मीट दी बॉडीज रिक्वायरमेंट। हमारे बॉडी को जितने अमाउंट में ब्लड चाहिए उतने अमाउंट में हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? ब्लड पंप कब होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ब्लड हार्ट से निकलकर पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं होगा तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा सही से, मतलब इस डिजीज में क्या होता है, लेस कॉन्ट्रैक्शन। लेस कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो ब्लड सप्लाई है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई कम होने के कारण हमारे बॉडी तक सही से ब्लड नहीं पहुंच पाते हैं। क्लियर, यही बस आपको याद रखना है डेफिनेशन में। तो जब हार्ट सही से पंप नहीं करता है ब्लड तो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और इस डिजीज में क्या होता है, फ्लूइड का कंजेशन होता है बॉडी में, फ्लूइड एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में। आगे समझेंगे कहाँ कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं। फिलहाल अब आते हैं हम लोग कॉज में, क्या कारण है इसका। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो चांस है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने का। अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी मतलब कि वो आर्टरी जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। अगर उस आर्टरी में किसी तरह का कोई डिजीज है तो चांस है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने का। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, अगर हमारे हार्ट के मसल्स तक सही से ऑक्सीजन सप्लाई ना हो पाए तो चांस है हार्ट फेल होने का। कार्डियोमायोपैथी, वल्वुलर हार्ट डिजीज जो हमारे हार्ट में वल्व्स प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, अगर इसमें किसी तरह का कोई डिजीज है तो उस वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। अरिथमिया, अगर हार्ट रेट इरेगुलर है तो उससे भी सीएचएफ होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉज आपको याद रखना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। अब हम लोग साइकिल से समझते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पैथोफिजियोलॉजी। क्लियर, बहुत इजी तरीके से आप समझ पाओगे, वन बाय वन ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको हाइपरटेंशन में बताया था कि जब भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होने से कार्डियक आउटपुट भी कम होता है। एक सेकेंड, उल्टा बोल दिया मैंने, कार्डियक आउटपुट कम होने से ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारे बॉडी को सिग्नल, बॉडी तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो जब ब्लड नहीं पहुंच पाता है सही से तो बॉडी ब्रेन को सिग्नल भेजता है, बॉडी ब्रेन को सिग्नल भेजता है और ब्रेन इस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करता है। ब्रेन क्या करता है, दो सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास। ये दो सिस्टम को ब्रेन एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये सेम मैंने अभी आपको बताया था हाइपरटेंशन में। अगर वो आप याद कर लेते हो तो बिल्कुल यहाँ तक सीएचएफ का जो पैथोफिजियोलॉजी है वो सेम रहेगा। अब देखते हैं सीएनएस एक्टिवेट होता है तो उससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। ब्लड वेसल्स जब सिकुड़ता है तो अपने आप ही ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। इस तरीके से जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है उसको वापस से इंक्रीज करके मेंटेन किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो सिस्टम है रास, इसका एक्शन किडनी पे होता है। क्लियर, किडनी पे इसका एक्शन होता है, क्या होता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है ब्लड में। ठीक है, ये किडनी किडनी में इसका रिटेंशन होता है, यूरिन के थ्रू निकलते नहीं है। ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये ब्लड में ही रहते हैं, जिससे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है
और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से बॉडी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है जब भी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। और ये सिस्टम जरूरी है होना, ये एक होम्योस्टेसिस सिस्टम है हमारी बॉडी का, ताकि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे, है ना। तो ये होना जरूरी है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है वो समझते हैं। जैसे कि पहला साइकिल आप देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हार्ट इंजरी हुई, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी है, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, या कोई वल्व डिजीज है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसके कारण इन सब प्रॉब्लम के कारण अगर हार्ट में किसी तरह की कोई इंजरी हुई है, इंजरी होने से जो हार्ट है वो अब सही से पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड, मतलब उसका जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन पावर था वो कम हो गया। कॉन्ट्रैक्शन पावर कम होने से सही से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ब्लड आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कम हो गया। कार्डियक आउटपुट कम होने से ब्लड प्रेशर भी कम होता है, ठीक है, और बॉडी तक लेस अमाउंट में ब्लड पहुंचता है। जब बॉडी तक सही से ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो बॉडी थकान फील करता है, वीक फील करता है। बॉडी क्या करती है, सिग्नल भेजती है ब्रेन को, ठीक है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है और ब्रेन अब कोशिश करते हैं किसी तरीके से ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाए। तो थर्ड पॉइंट में देखिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, सिंपैथेटिक और रास। जब ये दोनों कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करता है, एसएनएस जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, आपके हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है, ठीक है। और जो रास है ये क्या करता है, सोडियम वाटर को रिटेंशन करता है बॉडी में, ब्लड में, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इनके कारण फिफ्थ नंबर में आप देखिए क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। बट बहुत ज्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से ये जो प्रोसेस हो रहा है 1 से लेकर के 4 तक के बीच, ये होना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होना जरूरी नहीं है, है ना। ये जो प्रोसेस है ये होना चाहिए लेकिन फिर स्टॉप हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है, स्टॉप नहीं होता है और ये कंटिन्यू ब्लड प्रेशर को बढ़ाता जाता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, हार्ट में वर्कलोड बढ़ता है, ठीक है। आगे पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, मोर फ्लूइड इन ब्लड, ब्लड में बहुत ज्यादा फ्लूइड होने के कारण और आर्टरीज वेसल्स नैरो होने के कारण हार्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ट को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। हार्ड वर्क करने की वजह से हार्ट फेलियर और भी ज्यादा बिगड़ता जाता है, हार्ट और भी ज्यादा बुरे तरीके से फेल होता जाता है, ठीक है। हार्ट के मसल्स यहाँ पे स्ट्रेस्ड होते हैं मोर एंड बिकम वीक, और साथ ही वीक होते हैं, जिसके वजह से फर्दर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट फेल, फर्दर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट फेल होने लगता है, ठीक है। सेवेंथ नंबर में देखिए आप क्या है, कंजेशन का मतलब क्या है, बैकअप ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड्स, बैकअप ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड्स समझते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है इसका दो टाइप है, एक राइट साइड फेलियर और दूसरा है लेफ्ट साइड फेलियर, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड वाला हार्ट का दो साइड है, राइट साइड लेफ्ट साइड, अगर हार्ट का लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो फेल हो चुका, तो क्या होगा, लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, लंग्स कंजेशन कॉज होगा। अभी आप बोलोगे क्यों और कैसे, तो देखिए, जब हमारे बॉडी जब हमारा जो हार्ट है वो लंग्स में ब्लड भेजता है, लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, फिर वो लंग्स से ब्लड आता है वापस कहाँ पे, हार्ट के लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब लेफ्ट साइड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है सही से, तो ब्लड जो है वो वापस से लंग्स में ही चला जाता है, ब्लड और जो फ्लूइड है वापस से लंग्स में चला जाता है और वहां पे एक्यूमुलेट होता है, जिससे कि कंजेशन कॉज होता है और जो पेशेंट है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है ड्यू टू फ्लूइड्स एक्यूमुलेशन, ठीक है। अब आते हैं राइट साइड फेलियर अगर है तो, राइट साइड वाले हार्ट में अगर फेलियर है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के साइड अगर प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, फ्लूइड जो है, ब्लड जो है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, बॉडी में। अब बोलोगे कैसे, तो जो बॉडी का ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
वो आता है लंग्स में, सॉरी वो आता है हार्ट में, राइट साइड के हार्ट में, राइट आर्ट्रियम में। अब ये गड़बड़ है, काम नहीं कर रहा है सही से, तो जो ब्लड होगा वो हार्ट में फील ना होकर वापस से बॉडी में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? बॉडी पार्ट्स में चले जाएंगे, जैसे कि पैरों में, लोअर बॉडी पार्ट में, लेग्स में। वहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा और वहां पे कंजेशन कॉज होगा। ठीक है, पैर का फूल जाना, इडेमा कॉज होना। समझ गए? दो तरह के सीएचएफ होते हैं, एक लेफ्ट साइड फेलियर, इसके कारण लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा और सांस लेने में दिक्कत होगी। राइट साइड वाला हार्ट फेलियर है अगर, तो बॉडी में फ्लूइड का कंजेशन होगा और लेग्स एडेमा होगा। ठीक है, पैर वैर फूल जाएंगे। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर में, विस्कस साइकिल कंटिन्यू। और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू होता रहता है। क्लियर? कंजेशन फर्दर रिड्यूस हार्ट फंक्शन एंड दी साइकिल रिपीट। कंजेशन के कारण हार्ट फंक्शन और बिगड़ता है और डैमेज होता है, और ये साइकिल इस तरीके से कंटिन्यू रिपीट होता रहता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स है जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम, ऑर्थोपीडिया, पल्मोनरी इडेमा, पल्मोनरी का मतलब लंग्स, लंग्स में सूजन होना, फूल जाना, फैटिक थकान फील होना, कफ खांसना, सांस सही से नहीं ले पाते, खांसी आती है, और पेरिफेरल इडिमा मतलब कि लोअर बॉडी पार्ट्स में जैसे कि लेग्स वगैरह फूल जाते हैं क्योंकि वहां पे फ्लूइड का कंजेशन होता है, वेट गेन। ये कुछ सिम्टम्स है। डायग्नोज कैसे करते हैं डॉक्टर? ईसीजी करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, ईकेजी जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, चेस्ट का एक्सरे करते हैं और ब्लड टेस्ट वगैरह से पता लगाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन है? तो पहले तो लाइफ स्टाइल को सुधारें, सॉल्ट कम यूज करें, फ्लूइड मैनेजमेंट करें, है ना, रेगुलर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह को स्टॉप करना है, और वेट, हेल्दी वेट को मेंटेन करना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जैसे कि एसीई इनहिबिटर्स। ये सेम ड्रग हम लोग हाइपरटेंशन में भी यूज कर रहे थे, तो अगर आप याद रख लेते हो तो अच्छी बात है। हाइपरटेंशन आएगा उसमें भी लिख देना ट्रीटमेंट में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आएगा यहाँ पे भी लिख देना ट्रीटमेंट में। सेम बीटा ब्लॉकर कॉमन दोनों के लिए, हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज करते हैं। डायरेटिक्स यहाँ पे भी देते हैं, हाइपरटेंशन में भी देते हैं। तो ये 3 ड्रग तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए, दोनों जगह आपका काम आ जाएगा। ठीक है, दो नए ड्रग्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो कि हम लोग हाइपरटेंशन में नहीं दे रहे थे। कौन कौन सा? एक तो डिजिटलिस और दूसरा एस SGLT2 इनहिबिटर। ये दोनों नया ड्रग है यहाँ पे जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे दे रहे हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट को दे रहे हैं। इन ड्रग्स का काम क्या है तो एक बता दूं मैं थोड़ा सा एक लाइन में। डिजिटलिस आपके हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया डेफिनेशन में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लेस हो जाते हैं, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करता है डिजिटलिस। जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो अच्छे से ब्लड का सप्लाई पूरे बॉडी तक हो पाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो एक ड्रग है SGL2 इनहिबिटर, ये जो ड्रग है ये डायबिटीज वाले पेशेंट को भी दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में एक लाइन में। SGL2 SGLT2 इनहिबिटर जो है ये एक प्रोटीन है। SGL2 सॉरी SGLT2 ये एक प्रोटीन है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके किडनी में होता है, किडनी के एक्यूट रेनल टिब्यूल में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, इस प्रोटीन का काम क्या है? ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर करना। ठीक है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट ना होने देना। अब ये जो इनहिबिटर्स है, नाम से पता चल रहा है इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स है ये जो ड्रग्स है, इसका इनहिबिटरी एक्शन शो होगा। मतलब कि ये जो ड्रग्स है SGLT2 इनहिबिटर्स, ये क्या करेगा? SGLT2 को, जो कि एक प्रोटीन है, इसको इनहिबिट कर देगा, इसके एक्शन को बंद कर देगा। मतलब कि ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर होने नहीं देगा और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवाएगा। इसका काम यही है। ठीक है, तो ये दो दो ड्रग्स यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मायोकार्डियल इनफार्क्शन।
क्लियर? मायोकार्डियल का मतलब होता है हार्ट मसल्स। ये मायोकार्डियल इंफेक्शन कब होता है? जब हमारे हार्ट के मसल्स तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई ना हो पाए। अगर हार्ट के मसल्स को लंबे समय तक ब्लड ना पहुंचे, ना मिले और ऑक्सीजन ना मिले, तो वहां के जो मसल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जो सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं। ठीक है? और अटैक आता है, तो इसको कहा जाता है क्या? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर डेफिनेशन से समझे तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज अ डेथ of heart muscles due to prolonged lack of blood and oxygen supply। prolonged मतलब लंबे समय तक ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है हार्ट के मसल्स तक, तो वहां के जो मसल्स है वो डैमेज होने लगते हैं, सेल्स मरने लगते हैं। ठीक है? ब्लड सप्लाई कम होने से ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होता है, हार्ट मसल्स डैमेज होता है, सेल्स डेथ होने लगते हैं। अगर इसको फिगर से समझे तो ये है नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का मतलब जो आर्टरी हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये नॉर्मल आर्टरी है जो आपको फिगर में दिख रहा है। ये है अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेक वाले आर्टरी, मतलब कि यहाँ पे फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो चुका है। येलो जो आप देख रहे हो यह फैट, कोलेस्ट्रॉल, अदर सब्सटेंस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुके हैं। कुछ समय के बाद ये प्लेक और बढ़ता जाता है और प्लेक रप्चर हो जाता है। सडन रप्चर होने के कारण थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। कैसे? क्योंकि जब रप्चर होता है तो वहां पे प्लेटलेट्स कलेक्ट होते हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होने लगता है। प्लेटलेट्स एग्रीगेट होकर क्या बना लेता है? ब्लड क्लॉट बना लेता है, खून का जमा हुआ थक्का, जिसके वजह से आर्टरीज नैरो हो जाती है और ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने से जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या होता है? बंद हो जाता है। तो अब यहाँ पे इस हार्ट में आप देखिए, इस नीचे वाले रीजन में डार्क ब्लैक से शो किया गया है कि ये जो डार्क ब्लैक रीजन देख रहे हो आप, ये है इस्केमिक रीजन। मतलब कि इस रीजन में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। क्लियर है? तो जब ऐसा होता है तो यहाँ जहाँ पे भी ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं वहां के मसल्स डैमेज होते हैं, वहां के सेल्स मरने लगते हैं। और ये जो इंजरी होती है, सेल इंजरी होती है, ये इरिवर्सिबल इंजरी होती है। मतलब कि इस सेल को रिकवर आप नहीं कर सकते हो। एक बार मर जाएगा तो उसको रिकवर नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को भी हार्ट अटैक जब भी आए तो तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना है, तुरंत उसको हॉस्पिटल भेजना है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो और वो बच जाए। क्योंकि अगर ज्यादा हार्ट सेल्स डैमेज होंगे, ज्यादा हार्ट सेल्स मरेंगे, तो उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता है फिर। ठीक है? तो बहुत कम समय रहता है इंसान के पास उसकी जान बचाने के लिए। क्लियर? ये फिगर आप याद कर ले और बनाकर आए। हार्ट का फिगर जो है ये भी 2-3 बार आप कॉपी में प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से बना लोगे। अब आते हैं कॉज में, क्या कारण है? तो अर्थरोस्क्लेरोसिस कॉमन कॉज, आर्टरीज में ब्लॉकेज होना, फैट का डिपोजिशन होना, थ्रोम्बस अगर कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट है, अगर कोरोनरी आर्टरी सडन स्पाज्म हो जाए, स्पाज्म का मतलब सिकुड़ जाए, तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा और मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है। हाइपरटेंशन सीवियर अगर हो तो ये हो सकता है मायोकार्डियल इंफेक्शन। अगर ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो तो भी मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ कारण आप याद कर ले और इसको बिल्कुल इस तरीके से लिख कर आना है एग्जाम में। अब चलते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोरोनरी आर्टरी में प्लेक का बनना और वो धीरे धीरे और प्लेक का वहां पे डिपोजिशन होना, फिर सडन प्लेक का रप्चर हो जाना। सडन प्लेक रप्चर होने से क्या होता है? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते हैं तो क्लॉट बन जाता है वहां पे। क्लॉट बनने से जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है और ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। ब्लड फ्लो रिड्यूस होने से ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाता है उस एरिया में। और क्या कॉज होता है? मायोकार्डियल इस्केमिया, मतलब कि हार्ट के मसल्स तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इस्केमिया कॉज होता है वहां पे। और वहां के जो सेल्स होते हैं वो काम करना बंद करने लगता है। सेल का काम है एटीपी को प्रोड्यूस करना, एटीपी का प्रोडक्शन करना। काम तभी करेगा जब उसको ब्लड मिले, ऑक्सीजन मिले, है ना?
अब यही नहीं मिलेगा तो यहाँ पे काम करना वो बंद करेगा, एटीपी बनना बंद होने लगेगा और मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस होंगे। फिर होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, मतलब कि सेल इंजर्ड होते हैं और बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड होते हैं, उसको रिकवर नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। सेल डेथ होता है, किस तरीके से? नेक्रोसिस। मैंने पार्ट 1 में बताया था सेल दो तरीके से मरता है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। नेक्रोसिस एक तरीके का डैमेज है, ऐसा बिल्कुल मर्डर के जैसा। ठीक है, उससे आजू बाजू के भी सेल्स डैमेज होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है और नुकसान होता है ज्यादा। तो यहाँ पे भी जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से जो सेल्स मरते हैं वो नेक्रोसिस के तरीके से मरता है। और ये सब के कारण क्या कॉज होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इस पैथोफिजियोलॉजी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, फ्लो चार्ट में बनाइएगा, लैंग्वेज में भी लिखिएगा और कॉपी भर के आइएगा। अब चलते हैं हम लोग सिम्टम्स में। कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिसको अगर आप किसी भी पेशेंट में नोटिस करते हो, किसी भी इंसान में नोटिस करते हो, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल भेजिए। जैसे कि अगर किसी इंसान को सीवियर चेस्ट पेन हो, बिल्कुल ऐसा कि कुछ क्रश हो रहा हो यहाँ पे, है ना, प्रेशर फील हो, और वो पेन अगर आपके लेफ्ट आर्म में फैल जाए, शोल्डर में फैले, जॉ में फैले, नेक में दर्द हो, बैक में दर्द हो, ठीक है, ये अगर देखते हो आप किसी भी इंसान के अंदर, और वो सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है, बहुत उसको पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, कभी कभी नोजिया वॉमिटिंग भी होता है, ठीक है, पाल्पिटेशंस मतलब कि हाफ रहा है वो, और हाइपोटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो गया हो, ये सिम्टम्स किसी में भी अगर आप देखते हो, 2-3 सिम्टम आप नोटिस करते हो, तो बिल्कुल लेट ना करे, उस इंसान को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट करे। डायग्नोज करने का कुछ तरीका, जैसे कि ईसीजी किया जाता है, ईकेजी किया जाता है और एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी से पता लग जाता है किस आर्टरीज में ब्लॉकेज है और कितना है। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शन, जब आप पेशेंट को शिफ्ट करते हो तो ड्रग दिया जाता है तुरंत, इमीडिएट जो ट्रीटमेंट देते हैं वो है कुछ ड्रग्स, उसका नाम आप याद कर लीजिए, जैसे एस्प्रिन। एस्प्रिन दिया जाता है ब्लड को थिन करने के लिए, ठीक है, और नाइट्रेट्स देते हैं ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए, और साथ ही चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए। ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। एंटी कोगुलेशन ड्रग्स देते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देते हैं। ये ड्रग्स क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, क्लॉट दोबारा से बन ना जाए, उसको रोकता है। स्टैटिन्स देते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो ब्लड में। जब ये ड्रग्स से पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो फिर एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसमें स्टेंट वगैरह लगा देते हैं, जहाँ पे भी ब्लॉकेज है वहां पे आर्टिफिशियल स्टेंट लगा देते हैं, जिससे कि जो आर्टरी नैरो हुई थी वो वापस से ओपन हो जाए और ब्लड फ्लो सही हो जाए। ठीक है। या फिर बाईपास सर्जरी करते हैं, ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं हो सकता, तो उसको कट करके उस आर्टरी की जगह पे कोई और आर्टरी से अटैच कर देते हैं। तो ये सब करते हैं। और फिर थर्ड ट्रीटमेंट प्लान होता है लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। जब वो पेशेंट हॉस्पिटल से घर आ जाता है तो ऐसा नहीं कि उसको दवाइयाँ नहीं देते, उसको फिर लंबे समय तक दवाइयाँ देते हैं, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन देते हैं, और उसको लाइफ स्टाइल को चेंज करने को डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है अवेलेबल, ये आपको इस तरीके से लिखना भी है एग्जाम में। अब आते हैं अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? ये लंग्स से रिलेटेड डिजीज है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है हमारे लंग्स के एरिया में। जब हम सांस लेते हैं, हवा अंदर बाहर करते हैं, तो हमारा जो हवा, जो एयर का मूवमेंट होता है ना, उसका एक पाथ है, एयरवे बोलते हैं उसको, हवा का जो रास्ता है अंदर बाहर होने का, उस एयरवे में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है। अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ एयरवे। एयरवे में इन्फ्लेमेशन होता है विथ, और साथ ही क्या होता है? रिवर्सेबल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि जो ब्रोंकाई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ने से क्या होता है? जो एयर मूवमेंट है वो भी क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, सही से मूवमेंट नहीं हो पाता है हवा का। कुछ ट्रिगर फैक्टर है अस्थमा जिसको भी होता है ना। अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं, अस्थमा एक अटैक की तरह होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को अस्थमा है तो कंटिन्यूस में सिम्टम दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। कुछ ट्रिगर फैक्टर की वजह से उसका जो अस्थमा प्रॉब्लम है वो ट्रिगर हो जाता है, उसको अटैक आ जाते हैं। क्या क्या ट्रिगर फैक्टर्स हो सकता है? जैसे कि अगर वो पेशेंट डस्ट एरिया में चला गया, है ना, तो उसका अस्थमा अटैक
उसको अस्थमा अटैक आ जाता है। पॉलन, स्मोक, कुछ एलर्जी या एक्सरसाइज कर लिया हो या ठंडी हवा के कारण या कुछ रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण, ये सब कुछ ट्रिगर फैक्टर है जिसकी वजह से अस्थमा अटैक आते हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब कुछ समय के लिए है, वापस से ठीक हो जाता है दवाइयां वगैरह लेने से। ठीक है, तो जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है वो कुछ समय के लिए होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, जो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रिक्शन है वो भी कुछ समय के लिए रहता है। जब अटैक आता है उस टाइम पे जब दवाइयां वगैरह लेते हैं तो सही हो जाता है, लेकिन ये पूरा ठीक नहीं होता। अस्थमा वाले पेशेंट को कंटिन्यू ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जब भी वो कहीं भी इस तरीके के एरिया में जाता है जहाँ डस्ट हो, पॉलन हो, पॉल्यूशन हो या कोई एलर्जी हो, तो उसका अस्थमा अटैक ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, अगर हम फिगर से समझे तो ये है हमारा हेल्दी लंग्स, नॉर्मल एयरवे। इस एयरवे में देखिए ये है ब्रोंकाई, और ये जो गोल गोल सा बबल देख रहे हो ये है अल्वियोलाई, इसको अल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। ये जो ब्रोंकाई है, नॉर्मल एयरवे, यहाँ पे देख रहे हो आप, इसका डायमीटर प्रॉपर है, ओपन है ये, हवा आराम से यहाँ पे मूव कर सकते हैं, है ना। अल्वियोलाई भी ठीक है। यहाँ की जो स्मूथ मसल्स है ये भी रिलैक्स है। बट अगर इस तरफ फिगर में देखोगे आप, तो यहाँ पे ये जो फिगर है ये है अस्थमैटिक एयरवे। अस्थमैटिक एयरवे कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको, डैमेज सा। इसके जो ब्रोंकाई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, सिकुड़ गए, है ना। यहाँ आप देख सकते हो अंदर कि इसका जो डायमीटर है वो भी बहुत छोटा सा हो गया, नैरो हो गया है। तो नैरो होने के कारण एयरवे, जो एयर फ्लो है वो, उसमें रुकावट होता है, एयर फ्लो सही से नहीं हो पाता है। साथ ही यहाँ पे क्या होता है, अंदर में म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। और जो स्मूथ मसल्स है ना, ये भी क्या होता है यहाँ पे टाइट हो चुका है, टाइट हो गया है। ठीक है, अस्थमा में अल्वियोलाई में कोई इफेक्ट नहीं होता, अल्वियोलाई सेफ रहते हैं। अब चलते हैं हम लोग अस्थमा के पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। तो जो ट्रिगर होते हैं जैसे डस्ट, पॉलन, स्मोक, कोल्ड एयर, एलर्जेंस एक्सेट्रा, अगर कोई अस्थमा वाले पेशेंट इन ट्रिगर्स के संपर्क में आता है तो उसको अटैक आते हैं। ठीक है, किस तरीके से अटैक आता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मास्ट सेल और इसिनोफिल्स एक्टिवेट होते हैं, ये दोनों ही इम्यून सेल्स हैं। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये रिलीज करता है मेडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, जैसे कि हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स एक्सेट्रा। इन मेडिएटर्स के कारण क्या होता है, एयरवे में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, एयरवे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी को ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। दूसरा चेंज क्या होता है, म्यूकोसल इडिमा, मतलब कि एयरवे लाइनिंग फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है वहां पे। तीसरा चेंज क्या होता है, एक्सेस म्यूकस का प्रोडक्शन होता है एयरवे में। और इन तीनों के कारण क्या होता है, एयरवे जो है वो नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है। उससे क्या होता है, जो एयर का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, एयर फ्लो, एयर मूव नहीं कर पाता है सही से। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखना है पैथोफिजियोलॉजी में। क्लियर। अस्थमा में मेन प्रॉब्लम है कि जो एयरवे है वो हाइपर सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी ट्रिगर कुछ हुआ, एलर्जी, डस्ट के संपर्क में आया, वो तुरंत से रिस्पॉन्स शो करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, तुरंत से वहां पे मास्ट सेल और इसिनोफिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो मेडिएटर्स रिलीज करता है, और उस मेडिएटर्स के कारण ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ध्यान रहे कि ये जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, इडिमा है या म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, ये रिवर्सिबल है। दवाइयां लेने से ये प्रॉब्लम रिकवर हो जाता है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हमेशा रहेगा। जब अटैक आता है उस टाइम पे ये होता है, बट दवाइयां लेने से ये रिवर्स हो जाता है। जैसे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है तो ब्रोंको डायलेटर मेडिकेशंस लेने से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और अस्थमा बच्चों को भी हो सकता है, एडल्ट को भी हो सकता है। क्लियर। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। तो विजिंग साउंड, जब सांस लेता है, ऐसे पेशेंट जब सांस लेते हैं तो एक अलग सा साउंड सुनाई पड़ता है,
किसी इंसान को देखे होंगे आप, जब वो सोता है सांस लेता है तो खराटे मारता है ना। लेकिन जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं ये सोते नहीं है, फिर भी अगर जब सांस लेते हैं तो एक अलग सा साउंड सुनाई देता है, उसको विजिंग कहते हैं। सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट में टाइट फील होना, चेस्ट टाइटनेस, ठीक है। खांसी आना, कब, खास करके रात के समय पे और अर्ली मॉर्निंग में वो बहुत ज्यादा खांसता है, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत अगेन। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे पता लगाते हैं कि वो अस्थमा जैसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। डायग्नोज कैसे करते हैं डॉक्टर, कंफर्म करने के लिए स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको यूज करते हैं, ठीक है। इससे पता लगाते हैं, वो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। इससे पता लगाते हैं कि अस्थमा है या नहीं। ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स है, एक एक ड्रग्स को तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ज्यादा ट्रीटमेंट में आपको डिटेल में लिखना भी नहीं है। बस आप दो चार ड्रग्स याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा। जैसे कि पहला है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे कि सल्ब्यूटामॉल, सल्मेटेरॉल, ये सब ब्रोंकोडायलेटर्स का काम करते हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करता है। और ट्रिगर को अवॉइड करना, अस्थमा वाले पेशेंट को कहा जाता है कि जब आप बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले, वैसे एरिया में ना जाए जहां पे आपका अटैक ट्रिगर होता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसको शॉर्ट में COPD भी कहते हैं। याद रखिएगा, सीओपीडी का फुल फॉर्म क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। कभी कभी एग्जाम में लॉन्ग में ना देकर सिर्फ लिख देता है सीओपीडी के बारे में, सीओपीडी क्या है उसको एक्सप्लेन करो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीओपीडी क्या है, तो ध्यान रखना है आपको। सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, ठीक है। ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अस्थमा बच्चों को भी हो सकता है, लेकिन जो सीओपीडी है वो सिर्फ एजेड पीपल को होता है, जो 45-50 के एज के है उसको ही होता है सीओपीडी, ठीक है। ये बच्चों को नहीं होता। सीओपीडी अगर डेफिनेशन से समझे तो क्या है, इज अ क्रॉनिक लंग्स डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent एयर फ्लो लिमिटेशन। परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यू, जो एयर फ्लो है वो सही से नहीं हो पाता, ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ द एयरवेज एंड एल्व्यूलाई, क्योंकि एयरवेज डैमेज हो चुके हैं और साथ ही एल्व्यूलाई भी डैमेज हो चुके हैं। अस्थमा में एल्व्यूलाई डैमेज नहीं होता, ठीक है। एयरवे भी डैमेज नहीं होता, सिर्फ वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन रिवर्सेबल है तो दवाइयां लेने से वो रिवर्स सही हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में डैमेज कॉज होता है एयरवे में और एल्व्यूलाई में, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म डिजीज है, क्रॉनिक है, लंबे समय तक रहता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। खासकर एक लाइन आपको ध्यान रखना है कि ये जो सीओपीडी है ये 45-50 वाले एजेड लोगों को होता है, बच्चों को नहीं होता, एडल्ट को नहीं होता, ठीक है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि लंबे समय तक अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है तो आगे चल के चांस है सीओपीडी डेवलप होने का, ठीक है। 45-50 के एज में जब हो जाएगा तो चांस है उसको सीओपीडी डेवलप होने का। लॉन्ग टर्म अगर कोई एयर पॉल्यूशन वाले एरिया में रह रहा है तो आगे चल के चांस है कि जब एज्ड होगा वो तो उसको सीओपीडी डेवलप हो सकता है। ऑक्यूपेशनल डस्ट और केमिकल्स, मतलब कि कोई इंसान का जॉब ही ऐसा रहता है कि उसको डस्ट वाले एरिया में या फिर केमिकल्स वाले एरिया में काम करना है, तो उससे चांस है कि उसको आगे चल के सीओपीडी डेवलप हो जाए। अगर किसी को बार बार रिपीटेड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हुआ है तो चांस है कि आगे चल के उसको सीओपीडी हो जाए। तो ये कुछ कॉमन कॉज है जो आपको याद रखना है। अगर फिगर पे देखें तो ये हेल्दी लंग्स है और ये सीओपीडी वाले लंग्स है। तो हेल्दी लंग्स में आप देख सकते हो कि जो ब्रोंक्यूल्स है वो एकदम हेल्दी है, डायलेटेड है, एयर फ्लो सही से हो पा रहा है। जो एल्व्यूलाई है, बबल्स शेक आपको दिख रहा है गोल गोल सा, इसको एल्व्यूलाई बोलते हैं। तो जो एल्व्यूलाई है वो भी हेल्दी है और प्रिजर्व है, सेफ है। लेकिन सीओपीडी में क्या होता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, हमेशा के लिए सिकुड़ जाते हैं। और इसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। म्यूकस प्रोडक्शन होता है और जो एल्व्यूलाई है वो भी डैमेज होता है, एल्व्यूलाई के जो वॉल्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, ठीक है। उसको कहा जाता है
इम्फेजमा का मतलब होता है एल्व्यूलर वॉल डैमेज। जब ये डैमेज होता है तो गैसेस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता। एल्व्यूलाई का काम है गैस एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। तो जब ये डैमेज होता है तो गैसेस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता है और जो एयर होती है वो इसी के अंदर ट्रैप फंस जाती है, रह जाती है, एक्सचेंज सही से नहीं हो पाती है। क्लियर? तो ये हो गया डिफरेंस सीओपीडी में हेल्दी लंग्स और सीओपीडी वाले लंग्स में। अब चलते हम लोग सीओपीडी का क्या पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे ये प्रॉब्लम शुरू होता है और कैसे कैसे बढ़ता जाता है वो समझते हैं। तो जो भी अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है बहुत लंबे समय से, हार्मफुल पार्टिकल्स के संपर्क में रह रहा है, तो क्रॉनिक इरिटेशन होता है लंग्स में। क्रॉनिक इरिटेशन होने से, इंजरी होने से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कॉज होता है तो वो लंबे समय तक रहता है। इन्फ्लेमेशन में क्या, कौन से इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं यहाँ पे? न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। अस्थमा वाले में क्या एक्टिवेट हो रहा था? मास्ट सेल और इसिनोफिल्स। यहाँ पे क्या एक्टिवेट हो रहा है? इम्यून सेल्स, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। ये रिलीज करेंगे मेडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स और एक एंजाइम रिलीज करता है, प्रोटीएज एंजाइम। इस मेडिएटर और एंजाइम के कारण कुछ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम होता है, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसका मतलब होता है म्यूकस ग्लैंड का फूल जाना, इनलार्ज हो जाना, जिससे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन। और इससे क्या होता है? एयरवे में ब्लॉकेज, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या कॉज करता है? इम्फाइज्मा। इम्फेज्मा मतलब कि एल्व्यूलर वॉल डिस्ट्रॉय होना, उसी को कहते हैं मेडिकल टर्म में इम्फेज्मा। इसमें क्या होता है, जो एल्व्यूलर वॉल है वो डैमेज होते हैं तो गैसेस का एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता है और एयर ट्रैप हो जाती है एल्व्यूलाई में ही। ठीक है, वहां से सही से एक्सचेंज नहीं हो पाता है, उसको कहते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में इम्फेज्मा। इन दोनों के ही कारण क्या होता है? एयर फ्लो ऑब्स्ट्रिक्शन, एयर मूवमेंट सही से नहीं हो पाता है और ये परसिस्टेंट है, मतलब कि हमेशा ही ऐसा प्रॉब्लम होता है, एयर सही से नहीं मूव कर पाते। अस्थमा वाले में तो रिवर्सेबल था, इसलिए हम लोग वहां पे परसिस्टेंट वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे परसिस्टेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सीओपीडी वाले पेशेंट में हमेशा ही एयर फ्लो सही से नहीं हो पाता। क्लियर? कुछ साइन सिम्टम्स हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना और ये धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। क्रॉनिक कफ, हमेशा वो पेशेंट खांसते रहते हैं। स्पुटम प्रोडक्शन, विजिंग साउंड, सांस लेते टाइम विजिंग साउंड सुनाई देना। चेस्ट टाइटनेस, फैटिक, थकान फील होना। बहुत जल्दी जल्दी उसको इन्फेक्शन हो सकता है, इन रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर सीवियर सीओपीडी है, मतलब लास्ट स्टेज वाला सीओपीडी है, तो उसका वेट लॉस, बहुत ज्यादा वेट कम हो जाएगा और रिस्पिरेटरी फेलियर, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, एकदम अचानक से काम करना बंद कर देता है। इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? स्पायरोमीटर यूज करते हैं, चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन से भी पता लगाते हैं। कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जैसे कि स्मोकिंग को बंद करना है, स्टॉप करना है। ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग यूज करते हैं, एग्जाम्पल बीटा 2 एगोनिस्ट, मस्कुरेनिक ड्रग्स। इनको यूज करते हैं ताकि ब्रोंकाई डायलेट रहे और एयर का फ्लो सही से हो पाए। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं क्योंकि वो पेशेंट सही से सांस नहीं ले पाता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट प्लान है। अब चलते हैं हम लोग किडनी से रिलेटेड जो डिजीज है आपके सिलेबस में, वो है एक्यूट रेनल फेलियर और दूसरा डिजीज है क्रॉनिक रेनल फेलियर। समझते हैं दोनों को वन बाय वन। पहले समझते हैं एक्यूट रेनल फेलियर, जिसको शॉर्ट में ए के ए आर एफ भी कहते हैं, या फिर AKI भी कहते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, एक्यूट रेनल फेलियर या इसको एक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा किडनी है वो सही से काम नहीं कर पाता,
किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना यूरिन के थ्रू। ये दो किडनी का मेन काम है ना। अब यहाँ पे एक्यूट रेनल फेलियर होने के कारण जो किडनी का फंक्शन है वो सडन अचानक से कम हो जाता है। कुछ घंटों में, एक आध दिन में ये किडनी का फंक्शन एकदम से कम हो जाता है। सो दैट किडनी अनेबल टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, जिससे क्या होता है, किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता। कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिया, इनका लेवल बढ़ने लगता है ब्लड में, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू निकल नहीं रहे तो ब्लड में जमा हो रहे हैं, है ना। तो किडनी का फंक्शन सडन डिक्रीज होने के कारण वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होते हैं ब्लड में, जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, इनका लेवल यूरिन में बढ़ने लगता है। अब इसके कुछ कारण हैं इस किडनी एक्यूट रेनल फेलियर का। तो पहला कारण है प्री रेनल कॉज, मतलब कि किडनी में ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा। ब्लड किडनी में सही से नहीं पहुंचेगा तो किडनी काम नहीं करेगा सही से, है ना। इसको बोलते हैं लोग प्री रेनल कॉज। मतलब दिक्कत किडनी में नहीं है, किडनी में, किडनी तक ब्लड जो पहुंचाती है आर्टरी, दिक्कत उसमें है। ठीक है। नेक्स्ट कॉज है इंट्रिंसिक रेनल कॉज। इंट्रिंसिक रेनल कॉज में क्या होता है, किडनी के अंदर डैमेज है। ठीक है। जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती है जो कि किडनी के लिए टॉक्सिक होता है, उस टाइप के ड्रग्स को नेफ्रोटॉक्सिन्स कहते हैं। तो कुछ ड्रग्स के कारण या इन्फेक्शन के कारण या एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी के कारण किडनी के अंदर डैमेज होता है, तो उस वजह से भी किडनी का फंक्शन सडन डिक्रीज हो जाता है। या फिर पोस्ट रेनल कॉज, इसका मतलब होता है यूरिन आउटफ्लो ब्लॉकेज। किडनी में यूरिन बनता है, फिर वो एक रास्ते से होते हुए गुजरता है और पहुंचता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन और फिर वहां से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है। जो किडनी बनने से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचने तक के बीच में अगर किस तरह का कोई ब्लॉकेज है तो यूरिन का फ्लो सही से नहीं हो पाएगा, है ना। यूरिन का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा। कारण स्टोन, अगर रास्ते में पत्थर है, स्टोन है, तो यूरिन पास नहीं हो पाएगा सही से। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो गया है तो उससे भी यूरिन का फ्लो ब्लॉक हो जाता है। तो अगर यूरिन सही से फ्लो नहीं कर पा रहा है आगे की तरफ, उसको बोलेंगे, तो उस वजह से भी किडनी का सडन फंक्शन डिक्रीज होता है। और उस कॉज को हम लोग कहते हैं क्या, पोस्ट रेनल कॉज। याद रखने का तरीका, प्री मतलब किडनी के पहले कोई दिक्कत है, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है किडनी तक। इंट्रिंसिक, किडनी के अंदर डैमेज है। पोस्ट, यूरिन का फ्लो आगे पास नहीं हो रहा है। ठीक है। ये तीन कारण की वजह से क्या कॉज होता है, एक्यूट रेनल फेलियर। अब हम लोग चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। एक्यूट रेनल फेलियर का क्या पैथोफिजियोलॉजी है वो समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको तीन कारण बताए, प्री रेनल के कारण, या इंट्रिंसिक के कारण, या पोस्ट रेनल प्रॉब्लम होने के कारण, स्टोन वगैरह अगर हो जाए तो इन तीनों के ही कारण क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम हो जाता है। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम होने से किडनी फिल्टरेशन कम होता है, ब्लड का फिल्टर नहीं हो पाता सही से, जिससे कि यूरिन नहीं बनते सही से, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। और वेस्ट का एक्सक्रीशन सही से नहीं हो पाता, वो भी रिड्यूस हो जाता है। और ये वेस्ट आपके ब्लड में जमा होने लगते हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। जब ये ब्लड में बढ़ता है तो इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस इम्बैलेंस होता है। ठीक है। इससे इडेमा कॉज होता है, पहला तो सूजन, पैर हाथ में सूजन। हाइपर कैलीमिया मतलब ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाना। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब कि H+ आयन का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाना। यूरेमिक सिम्टम्स भी दिखते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखना है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सिम्टम्स में। तो जब यूरिन आउटपुट कम हो जाए, इडेमा सूजन आए हाथ पैर में, बॉडी में, फैटिक थकान फील हो, नोजिया वॉमिटिंग हो, सांस लेने में दिक्कत हो और कंफ्यूजन सा लगे,
तो अगर ये सिम्टम्स किसी को दिखता है तो वो तुरंत जाए डॉक्टर के पास और चेकअप करवाए। डॉक्टर करेगा ब्लड टेस्ट, जिससे पता लग जाएगा ब्लड में अगर क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल ज्यादा है, मतलब किडनी सही से काम नहीं कर रहा। यूरिन टेस्ट करेंगे, किडनी के आउटपुट को चेक करेंगे, कितना अमाउंट में यूरिन पास हो रहा है, उससे पता लगता है किडनी सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस को देखते हैं। अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, अगर कोई स्टोन वगैरह हो तो अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में हम ट्रीट करते हैं कॉज को। अगर प्री रेनल कॉज है तो उसको ठीक करेंगे, ठीक है। अगर इंट्रिंसिक कॉज है, किडनी के अंदर डैमेज है, तो उसको ठीक करते हैं। अगर पोस्ट रेनल कॉज है, मतलब अगर स्टोन वगैरह है, तो फिर दवाइयों से उसको ठीक करते हैं या फिर सर्जरी से स्टोन को हटाते हैं। तो ट्रीटमेंट कॉज के हिसाब से हम लोग करते हैं, पहला। दूसरा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का करेक्शन करना। तीसरा, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स को यूज नहीं करना है। और अगर किडनी ज्यादा डैमेज कॉज कर रहा है, किडनी फेल ज्यादा हो गया है, तो फिर उसमें डायलिसिस करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्रॉनिक रेनल फेलियर, जिसको शॉर्ट में CKD भी कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज भी कहते हैं, या क्रॉनिक रेनल फेलियर भी कहते हैं इसको। क्लियर। इसमें क्या होता है, जो किडनी है वो ग्रेजुअली इसका फंक्शन डिक्रीज होता है, मतलब धीरे धीरे इसका काम करने का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो डिक्रीज होती है। और कंटिन्यू परसिस्टेंट लॉस ओवर मंथ टू ईयर, कुछ महीनों में और कुछ साल में जो किडनी का फंक्शन है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कुछ कारण है, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है तो धीरे धीरे उसका किडनी डैमेज होता जाएगा और एक समय के बाद बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। हाइपरटेंशन है, उसमें भी क्रॉनिक रेनल फेलियर होता है, ग्रेजुअली किडनी फंक्शन लॉस होते हैं। क्रॉनिक ग्लोमेरुलर या किडनी डिजीज अगर है किसी तरह का, सिस्ट विस्ट अगर है उसमें, तो उसमें भी किडनी डैमेज होता है, ग्रेजुअली डैमेज होता है। एक्यूट में क्या हो रहा था, सडन डैमेज हो रहा था, सडन किडनी का फंक्शन डिक्रीज हो रहा था। बट यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, धीरे धीरे किडनी का फंक्शन डिक्रीज होता है और ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू एक्यूट। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये कुछ कारण आप याद कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग हाई सॉरी पैथोफिजियोलॉजी में। तो जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या लंबे समय तक किडनी में डैमेज है, तो उससे क्या होगा, जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, डेड होने लगता है, ठीक है। जब नेफ्रॉन्स डेड होते हैं तो फिल्टरेशन रेट कम हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम हो जाता है। इससे क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम होने से जो बचे कुचे नेफ्रॉन्स है उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बच्चे कुछ नेफ्रॉन्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे क्या कॉज होता है, हाइपर फिल्टरेशन, और इससे फर्दर डैमेज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा काम किसी से करवाओगे तो एक समय के बाद वो भी थक जाएगा, डैमेज हो जाएगा, है ना। फिर और भी ज्यादा नेफ्रॉन्स धीरे धीरे लॉस होते हैं, जिससे कि किडनी फेल होता जाता है, और पहले थोड़ा सा कम रहता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रेजुअली फेलियर बढ़ता जाता है, तो प्रोग्रेसिव किडनी फेलियर होता है। वेस्ट और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बॉडी में होने लगते हैं, ब्लड में यूरेमिया कॉज होता है, और इसी कंडीशन को कहते हैं हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, साइन सिम्टम्स। इसमें अगर बात करें तो थकान फील होना, सूजन, बॉडी में सूजन, नोजिया वॉमिटिंग, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, यूरिन आउटपुट चेंज हो जाता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी, और सीवियर स्टेज में यूरेमिक सिम्टम्स दिखते हैं। क्लियर। इसको डायग्नोज करने के लिए कुछ टेस्ट लगाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं। यही सेम डायग्नोज आपको एक्यूट में भी लिखना है, ठीक है। सिम्टम्स भी लगभग कुछ कुछ सेम है आपका एक्यूट के साथ, बस यूरेमिक सिम्टम्स आपका अलग है यहाँ पे। एक्यूट में यूरेमिक सिम्टम्स नहीं आते, क्रॉनिक में यूरेमिक सिम्टम्स शो होता है, सीवियर केस में, वो भी लास्ट स्टेज में। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो हमको, अगर डायबिटीज है तो कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखना है ताकि किडनी फेल ना हो।
हेल्दी डाइट फॉलो करना है, कुछ मेडिकेशंस लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और अगर सीवियर है, किडनी काम नहीं कर पा रहा है, तो डायलिसिस भी करते हैं। वो भी अगर ना हो तो अगर किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है तो किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा यूनिट 2 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग नेक्स्ट जो मैराथन वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, उसमें हम लोग यूनिट 3 को कवर करेंगे। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।